माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अगेन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि एनटीपीसी में साइंस के किस तरीके के सवाल पूछे गए जो कि आपके आगे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 अप्रैल का पेपर, है ना। जिस तरीके से आप लोगों का प्यार आ रहा है सामने, वो बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन गैस को और हम किस नाम से जानते हैं। मीथेन इज नोन एज, पहला है लॉफिंग गैस यानी कि जिसको हम कहते हैं हंसने वाली गैस, टीयर गैस, मार्श गैस या नॉन ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन का मैम फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है मैम CH4, है ना। तो CH4 को हम और क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो मैं बता दूं, मार्श गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्श गैस कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मार्शी लैंड पर पाई जाती है। कहाँ? मार्शी लैंड। मार्शी लैंड का मतलब है कि जहां पर दलदली सी भूमि होती है, आप सड़ी हुई सब्जियां, सड़े हुए फल वगैरह आपने डाल दिए तो वहां से जो बदबू निकलती है उसी को हम कहते हैं मीथेन गैस होता है। तो मीथेन का और दूसरा नाम क्या हुआ? तो मीथेन का हुआ मैम दूसरा नाम मार्श गैस। तो याद रहेगा हमेशा। अब नेक्स्ट ये भी तो देखें कि लॉफिंग गैस क्या है, टीयर गैस क्या है, नॉन ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। तो आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए, मीथेन इज नोन एज, मीथेन जो है उसको हम और क्या कहते हैं? तो मार्श गैस कहते हैं मैम। अभी अभी आपने बताया, चलो अभी अभी मैम ने बताया, है ना। बिकॉज इट इज जनरली रिलीज फ्रॉम मार्शी लैंड एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि मार्शी दलदली भूमि पर पाई जाती है और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल यानी कि सब्जियों के विघटन से प्राप्त होती है। जैसे आपने कटे हुए छिलके सब्जी के, है ना, बाकी चीजें सड़ी हुई सब्जियां हैं, ये सारी चीजें डाल दी एक जगह पे, वो धीरे धीरे वहां पर डिकम्पोज होने लगता है और वहां पर जो आपको प्रोड्यूस होती हुई गैस दिखेगी वो होती है मीथेन गैस। क्लियर? चलिए, मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है क्योंकि, कह रहा है क्योंकि यह दलदली भूमि पर पाई जाती है। दलदली भूमि में पाया जाता है, यह दलदली भूमि में पाया जाता है क्योंकि यह जीव विघटित होते हैं तो वे मीथेन का उत्पादन करते हैं। बिल्कुल, जैसे ही वहां पर जीवों का विघटन होने लगता है तो वो क्या उत्पादित करते हैं? मार्श गैस, यानी कहना चाहिए मीथेन गैस का मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है क्या है आपका माय डियर स्टूडेंट्स? अगला है आपका कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि हंसने वाली गैसेस, क्लियर, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसको हम कहते हैं लॉफिंग गैस। तो मीथेन मार्श गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड आपकी लॉफिंग गैस है। क्लियर? तो दोनों को ही याद रखना है। फिर आता है आपका टीयर गैस। क्या है? तो टीयर गैस का टेक्निकल नाम है माय डियर स्टूडेंट, जो केमिकल नाम है वो क्या है? वो है 2-क्लोरोबेंजिल मैलो नाइट्राइल है, इसको हम कहते हैं टीयर गैस। तो तीनों ही याद रखने हैं आपको। पहला है मार्श गैस, दूसरा है आपका लॉफिंग गैस, तीसरा है टीयर गैस। नेक्स्ट आता है कि नॉन ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। क्या था आपका चौथा ऑप्शन? था माय डियर स्टूडेंट्स की नॉन ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ही हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर इतना मेंटेन हो रखा है ना। यदि पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर लेयर्स हैं उसमें ओजोन की परतें नहीं होती तो क्या होता? टेम्परेचर लगभग माइनस की कैटेगरी में होता है, यानी इतनी ज्यादा ठंड होती है। यानी कि जो एक बढ़िया टेम्परेचर मेंटेन है ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर, CO2। जाहिर सी बात है CO2 गर्म होती है ना, टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है एंड ओजोन होती है। और यही ओजोन की लेयर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है जो क्या करती है? आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देती है पृथ्वी पर आने से। यदि नहीं होती ओजोन लेयर, सारा डायरेक्टली आ रहा होता पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस में लगभग होता, भयानक ठंड होती। और भी जिन ग्रहों में हम बात करते हैं कि उनमें जीवन पाया जाएगा, है ना, तो वो ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ही हम कहते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ऐसा मेंटेन है कि आप क्या कर सकते हो? टेम्परेचर मेंटेन है कि आप वहां पर रह सकते हैं, वहां जीवन यापन कर सकते हैं। क्लियर? विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी -18 डिग्री सेल्सियस। लो, -18 में सर्वाइव करना इजी है क्या? आप ही बताओ, इजी है क्या? यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए। तो पूछा जाए कि नॉन ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, यानी कि ये जितनी आपको दिख रही माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये है ग्रीन हाउस गैसेस। इनके अलावा जो भी एग्जांपल्स होंगे, जो भी गैस का नाम दे दे, सारी नॉन ग्रीन हाउस गैसेस ही कहलाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको इसमें ओजोन याद रखना है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ओजोन लेयर है। क्लियर? चलिए, तो हमारा सवाल था कि मार्श गैस क्या है, तो हमने देखा मार्श गैस के साथ साथ लॉफिंग गैस, टीयर गैस, नॉन ग्रीन हाउस गैसेस।
तो मार्श गैस मीथेन को कहते हैं, मीथेन इज नोन एज द मार्श गैसेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या है, A car stops on applying brake mainly due to the blank force। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बल लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, कार में जब ब्रेक लगाओ तो कार रुक जाती है। यदि आप कहो मैम कार में ब्रेक लगाया तो कार रुक गई, तो मैम ये ड्यू टू इनर्शिया नहीं बेटा। यदि मैं कहती बेटा आप जब से आपने ब्रेक लगाया कार में और आप रुके तो आपकी मुंडी जो है आगे को झुक जाती है, ये किस रीजन की वजह से, तो ये आप कहते हैं ड्यू टू द इनर्शिया। लेकिन कह रहा है द कार स्टॉप्स, कार रुकी ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स मेनली ड्यू टू द, ब्रेक अप्लाई करने पर जैसे ही कार रुकी वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। क्योंकि जो टायर है आपके और रोड है इसके बीच में नो डाउट यहाँ पर फ्रिक्शन काम कर रहा होता है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इतना होना चाहिए कि जैसे ही आपने ब्रेक लगाई तो क्या हो, कार रुक जाए। सपोज करो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन ही ना हो, है ना, बढ़िया टायर को एकदम चिकना बना दिए, यहाँ पे कोई खांचे ही नहीं बनाए, तो क्या होगा भाई, आप ब्रेक लगाओगे भी तो थोड़ी सी फिसल जाएगी। इसीलिए जब टायर्स पुराने हो जाते हैं तो ब्रेक लगाने पर भी थोड़ा मतलब ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा स्लिप हुआ क्या, ड्यू टू द लेस फ्रिक्शन। और लेस फ्रिक्शन कब होता है, जब टायर्स घिस जाते हैं। यानी पूछ रहा है कार स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करने पर जो टायर है रुक जाता है, कार रुक जाती है, क्यों, तो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। अ कार स्टॉप्स अप्लाइंग ब्रेक्स मेनली ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। जितने भी ऑप्शन में फोर्सेस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यही है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। क्योंकि जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो क्या होना चाहिए, जो टायर और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स यदि होगा तो ही आप रोक पाओगे। नहीं है, कार का जो पहिया है वो पूरा घिस जा चुका है तो उतना मतलब जो कहना चाहिए ब्रेक लगने में रुकना था वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा स्लिप हो जाएगा। सो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे कार जो होती है रुक जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या है, क्वार्ट्स यूज्ड इन क्लॉक्स इज, जो क्वार्ट्स यूज किया जाता है क्लॉक में, है ना, जो भी क्वार्ट यूज्ड इन क्लॉक्स इज क्या होता है, नाइट्रोजन सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट। देखो कैल्शियम सिलिकेट वगैरह तो है ही नहीं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड पूछ रहा है, नाइट्रोजन सिलिकेट पूछ रहा है, सोडियम सिलिकेट। ये तो जाहिर सी बात है कि क्वार्ट्ज जो यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं सिलिका से कनेक्टेड है। लेकिन सिलिका से कनेक्टेड किस तरीके से है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप बताती हूँ। जो भी हम यूज करते हैं क्वार्ट्ज, है ना, क्वार्ट्ज यूज्ड इन क्लॉक्स, जो भी क्वार्ट्ज हम यूज करते हैं इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना है क्या है वो, SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, विच इज कॉमनली नोन एज क्या, सिलिका के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली हम सिलिका की बात करें तो वही है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर? चाहे हम सिलिका बोले या सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोले बात एक ही है। तो जो क्वार्ट्ज आप यूज कर रहे हैं वो है क्या एक्चुअल में, वो एक्चुअल में सिलिका के फॉर्म में ही था, है ना, रॉ मटेरियल क्या है, सिलिका है। क्लियर? सिलिका के कई सारे यूजेस हैं और कई सारे फॉर्म्स हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है क्वार्ट्ज है वो भी क्या है, एक तरह का सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सिलिका से ही बनाया गया है। तो सवाल था हमारा कि क्वार्ट्ज जो हम यूज करते हैं वो क्या है एक्चुअल में, तो माय डियर स्टूडेंट्स या कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहो या कि SiO2 कहो या कि सिलिका कहो, बात तो एक ही है। तो हम कहेंगे मैम जो क्वार्ट्ज यूज होता है ना, क्लॉक्स में या घड़ियों में, वो क्या होता है, वो सिलिका का ही फॉर्म। क्लियर ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर, है ना। एयर से कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो क्या करता है, एयर से नमी को खींच करके एब्जॉर्ब कर लेता है। इनमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है डेलिक्विसेंस, दूसरा है आपका कैपिलरी एक्शन, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड अगला है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का एक क्वेश्चन हमने किया है, ऑस्मोसिस बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है मॉइस्चर से, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या करता है, परासरण क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है ना मॉलिक्यूल्स का। तो ये तो यहाँ पर है नहीं, एब्जॉर्प्शन भी नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी है कि ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, वो तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो रहा है मॉइस्चर, है ना, एयर से मॉइस्चर को खींच लिया गया। कभी देखा है कि कपूर लिए कुछ दिन बाहर खुला रख दो, कपूर गायब होने लगता है। तो एग्जैक्टली वही पूछ रहा है कि एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसको एब्जॉर्ब कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स वो प्रोसेस कहलाती है डेलिक्विसेंस, क्या,
डेलिक्वेसेंस कहलाती है इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर। कास्टिक सोडा इसका एग्जांपल है NaOH, कास्टिक पोटाश इसका एग्जांपल है KOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही ऐसी चीजें हैं, यदि आप इनको ऐसे रख दो खुला हवा में तो ये जो एटमॉस्फेयर है उससे जो मॉइस्चर है इस एयर में उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। क्लियर? चलिए, मैग्नीशियम क्लोराइड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डेलिक्वेसेंस प्रॉपर्टी। क्लियर? They are the example of deliquescent substance. Capillary action is not the part of deliquescence. ये डिफरेंट है ना, कैपिलरी एक्शन जो है वो डिफरेंट है। कैपिलरी एक्शन का मतलब ही होता है कि लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस, बहुत ही नैरो स्पेसेस से जो लिक्विड फ्लो हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। एब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट है, ऑस्मोसिस भी मैंने बता दिया कि जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसमें से क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। यानी कि डेलिक्वेसेंस ऐसी एक प्रॉपर्टी है मैम जिसमें कि जो एयर में मॉइस्चर भरा हुआ है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डेलिक्वेसेंस कहलाती है। एंड हियर द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन था हमारा, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, एब्जॉर्प्शन टिक कर सकते थे, है ना, लेकिन सवाल को अच्छे से पढ़ना है कि ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर। सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो भी किससे, जो वातावरण की हवा है उससे, यानी हवा की नमी को एब्जॉर्ब कौन से करते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, ये सारी ही चीजें क्या है जो एब्जॉर्ब करती हैं। यानी कि एग्जांपल्स हैं डेलिक्वेसेंस सब्सटेंस का। तो डेलिक्वेसेंस प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें के थ्रू क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं मैम जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फैट कंटेंट इन द मिल्क इज कॉल्ड। यानी कि फैट कंटेंट को ऑप्टिमाइज किसके थ्रू किया जाता है। पहली बात तो आप समझो कि जो नॉर्मल है ना, जो कहना चाहिए दूध के शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है वो पूरी पहले आपको प्रोसेस समझनी होगी, है ना, क्योंकि उसमें ये तीनों ही चीजें क्या है उसमें इन्वॉल्व है। अब इनमें से फैट ऑप्टिमाइज कौन करता है वो आपको मैं बताती हूँ। क्या क्या है, विटामिन फोर्टिफिकेशन, दूसरा है पास्चुराइजेशन, नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, अगला है होमोजेनाइजेशन। क्लियर? तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स की जो दूध के शुद्धिकरण का पूरा प्रोसेस है, जो रॉ मटेरियल है मिल्क का, उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। क्लियर? उसके बाद दूसरे नंबर में आते हैं पास्चुराइजेशन करते हैं, थर्ड में हम करते हैं होमोजेनाइजेशन, चौथे पार्ट में हम ले जाकर के उसको टैंक में रखते हैं। तो सबसे पहले जब आपने उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि उसमें से जो दूध था आपका उसमें से फैट कंटेंट को क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। यानी कि जो फैट कंटेंट था ऑप्टिमाइज करने की प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन कहलाती है। दिस प्रोसेस एडजस्ट द कंटेंट ऑफ फैट टू बी प्रेजेंट इन मिल्क पैकेट्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स। रिमूवल ऑफ क्रीम और फैट इज कॉल्ड द पास्चराइजेशन। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपने दूध को स्टैंडर्डाइजेशन किया यानी कि उससे फैट कंटेंट को रिमूव किया। फैट कंटेंट यदि रिमूव्ड है उससे, तो इसकी सीधी सी मतलब है कि उसको हमने पास्चराइजेशन किया है, यानी दूध का पास्चुरीकरण हो चुका है। कहते हैं ना पास्चुरीकृत दूध क्या होता है, जिसमें से फैट कंटेंट को, क्रीम को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है। यदि आपने रिमूव कर दिया है, इट मींस दैट विल बी द पास्चराइजेशन। Heat treatment process that destroy the pathogenic microorganisms in certain foods and beverages। साथ ही साथ क्या करता है पास्चराइजेशन की, जो उसमें छोटे मोटे कीटाणु होते हैं उनको भी, रोगाणुजनक जो कीटाणु है उनको हटा दिया जाता है। जाहिर सी बात है हीट ट्रीटमेंट हो रहा है, गर्म किया जा रहा है, उबाला जा रहा है ना, तो जो भी अब आप ही देखो, जब आप उबालते हैं दूध को तो मलाई बनती है, मलाई को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं ना, तो क्या हुआ, मलाई भी अलग हो गई, बॉयल हो गया, तो जो कीटाणु थे वो भी मर गए। यानी कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या हो गया, पास्चराइजेशन। लेकिन उससे पहले होता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि
यदि दूध जो है आपका स्टैंडर्डाइज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पाश्चुरीकृत भी होगा, लेकिन यदि आपका दूध पाश्चुरीकृत है तो इसका मतलब है कि उसकी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस हो चुकी है। तो ऐसे थोड़े से स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन बनाता है। क्लियर? तो दोनों ही चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा कि क्या मिल्क यदि स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है, इसका मतलब है कि सिर्फ फैट ऑप्टिमाइज हुआ है ना, ऑप्टिमाइज किया गया फैट को। लेकिन यदि दूध का पाश्चराइजेशन भी हो गया, इट मींस मैम हीट ट्रीटमेंट करके उससे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो भी हट गए, साथ ही साथ उसमें से क्रीम को भी अलग कर दिया गया। क्लियर हुआ? चलिए, तो हमारा सवाल क्या था, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फैट या क्रीम किस में होता है, तो हम कहेंगे मैम स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में होता है। यदि पूछता रिमूवल ऑफ फैट या क्रीम किस में होता है मैम, तो हम बोलते हैं मैम पाश्चराइजेशन में होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल है द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फैट कंटेंट इन मिल्क दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर? चलिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? इतना तो सभी को पता है मैम, 0 डिग्री सेल्सियस से पानी बर्फ बनना चालू हो जाता है। लेकिन बेटा यहाँ ना सेल्सियस में ऑप्शन नहीं है, यहाँ का ऑप्शन फ़ारेनहाइट में है। किसमें? फ़ारेनहाइट में। क्या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 42, 34, 32, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी बर्फ बनता है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट या ऐसा टेम्परेचर जहां पर पानी बर्फ बनने लगे, फ्रीज होने लगे, जमने लग जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स की जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले या 0 डिग्री सेल्सियस बोले या 273 केल्विन बोले, तीनों ही जो यूनिट्स हैं इसमें आपको वैल्यू याद रखनी होगी कि मैम जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, 273.15 केल्विन पे जमता है, तीसरी बात 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है। चलिए, फ्रीजिंग पॉइंट याद रखना है, साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट भी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है मैम? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। देखो 0 और 100 तो सभी को याद रहते हैं सेल्सियस वाले, लेकिन फ़ारेनहाइट में ही सवाल बनता है या कि केल्विन में, क्योंकि पता है कि बच्चों को याद क्या नहीं है। क्लियर? तो ये भी याद रखना है कि 212 यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मैम पानी उबलता है और 373.15 केल्विन पे पानी उबलता है। तो ज्यादा टफ नहीं है, बस आप 0 और 100 सेल्सियस तो याद है। बस यहाँ पे 32 डिग्री पे पानी जम रहा था, यहाँ पर कितने पे जम रहा है, इस पे भी लास्ट में 2 आ रहा था, इसमें भी लास्ट में 2 आ रहा है, तो आप 212 याद रख सकते हो। यानी मैम 32 पे जमता है, 212 पे उबलता है। इधर 273 केल्विन पे मैम जमता है, इधर 373, 100 बढ़ा दिए सीधा, ये भी तो 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था। क्लियर? 100 पे उबलता है, यानी 373.15 केल्विन पे पानी उबलता है। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज अवर करेक्ट आंसर। मैम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का, जहां पर पानी जमना स्टार्ट होता है। क्लियर? चलिए, अगला सवाल कह रहा है टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू। देखो मैं ना एक बढ़िया सा वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें जितनी भी लॉजी है, यानी बच्चे इतना परेशान है ना, कहीं कोई सी लॉजी पूछता है, कहीं कोई सी लॉजी, कहीं पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, जितनी भी लॉजी है, जितनी लॉजी का मतलब ही क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है मैम टू स्टडी, यानी कि के बारे में अध्ययन करना। क्या? के बारे में अध्ययन करना। अब जब के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो तो भाई किसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है ना, किसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी लॉजी हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, जितने पूछे जाते हैं जो भी सवाल, उनका एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगी, तो आपको यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ेगा। आप एक वीडियो देखोगे लॉजी से रिलेटेड, है ना, उसमें आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। चलिए, ठीक है। अब यहाँ था क्वेश्चन टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? तो माय डियर स्टूडेंट, जो टैक्सोनॉमी होता है इट इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। जब हम बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस
which deals with the principle and procedures of identification, nomenclature and classification of all known species of organism। जितने भी जानकारी में जीव उपलब्ध हैं उनके बारे में, उनके नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, प्रिंसिपल्स के बारे में अध्ययन करना बायोडायवर्सिटी कहलाता है। बायोडायवर्सिटी रिफर्स इज द ह्यूज वेरिएशन, जो भी ह्यूज वेरिएशन है फाउंड इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द प्लैनेट या अर्थ, है ना। अब इस पृथ्वी पर डिफरेंट जीव उपलब्ध है ना, ऐसा तो नहीं हर मैम एकदम फोटोकॉपी है सब नहीं है भाई, डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट बर्ड्स हैं, डिफरेंट ह्यूमंस हैं, डिफरेंट पीपल्स हैं, हर एक चीजें मैम अलग है। तो इन सब की स्टडी अध्ययन करना ही, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि मैम वो लिविंग हो, क्या हो, लिविंग हो मैम, जीवित हो, उनका अध्ययन करना ही बायोडायवर्सिटी कहलाता है। तो बायोडायवर्सिटी जो है वो बायोडायवर्सिटी की स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो मैम टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी। क्लियर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है ब्लैंक इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टूथपेस्ट। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम टूथपेस्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते, है ना। पहला है अब्रेसिव, दूसरा है फ्लोराइड, तीसरा है लुब्रिकेंट, चौथा है सर्फेक्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ही बताइए कि क्या इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम टूथपेस्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो क्यों नहीं बना सकते? आप खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एब्रेसिव, फ्लोराइड, लुब्रिकेंट एंड सर्फेक्टेंट। ये जो लुब्रिकेंट है माय डियर स्टूडेंट, लुब्रिकेंट कभी देखा है, कभी व्हील्स में लगे होते हैं, कहीं भी लगे हो, जो लुब्रिकेंट होता है ना एकदम जेल टाइप होता है, एकदम ऐसे चिपकने वाला होता है। यदि आप उसको बेटा टूथपेस्ट में ले लोगे तो वो तो आधा टूथपेस्ट में रह जाएगा, सॉरी ब्रश में रह जाएगा, और आधा दांत में रह जाएगा। ब्रश होना तो दूर रहा, पता चला गंदे और हो गए दांत, है कि नहीं। लुब्रिकेंट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टूथपेस्ट बिकॉज लुब्रिकेंट लाइक मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट एक्सेट्रा आर नॉट यूज्ड इन टूथपेस्ट। किसी भी टूथपेस्ट में आपने देखा है कि ग्रीस डाला हो? भाई ग्रीस डाल दोगे तो फिर दांत कैसे साफ होने वाले मैम, वो तो और चिपक जाने वाले, आधा ब्रश में और आधा दांतों में। बिल्कुल। एब्रेसिव हेल्प्स इन क्लीनिंग ऑफ टीथ, जो आप टूथ क्लीन करते हो वो हेल्प करता है एब्रेसिव। साथ ही साथ फ्लोराइड एंड सर्फेक्टेंट जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इट गिव्स टू ग्रोथ ऑफ टीथ, है ना, जो दांतों के बढ़ने में मदद करते हैं। सो दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टूथपेस्ट, यानी कि जो टूथपेस्ट का बेसिक कंपोनेंट्स है उनमें ये तीनों होते हैं। जबकि लुब्रिकेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। भाई सीधी सी बात है ना, हमको ब्रश करके हटाना है ना, कि और चिपकाना है दांतों में गंदगी को। दैट्स व्हाई यदि जनरल आंसर भी देते अपन तो लुब्रिकेंट को इसको बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सकता था। लुब्रिकेंट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टूथपेस्ट। क्लियर? यानी कि लुब्रिकेंट ऐसा है माय डियर स्टूडेंट जिसको हम टूथपेस्ट में यूज नहीं करते हैं। अगला सवाल है रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन सॉलिड डज नॉट डिपेंड ऑन। जो सॉलिड में हीट कंडक्शन होता है ना, कोई समझो आप सॉलिड है ना, ये समझो, ये सॉलिड है रिमोट, ठीक है मैम। सॉलिड में हीट कंडक्शन किस पर डिपेंड नहीं करता? पहला कह रहा है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। भाई ये तो गलत है, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी जितनी कम होगी बिल्कुल डिपेंड करेगा। चलिए, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और यदि द्रव्यमान ज्यादा है तो भाई जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ हीट कंडक्शन में समय लगेगा, द्रव्यमान कम है तो कम लगेगा, है ना। डायमेंशन ऑफ द मटेरियल इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ हीट कंडक्शन, बिल्कुल। तो फ्रिक्शन एंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रिलेटेड है रेट ऑफ हीट कंडक्शन से, लेकिन मुझे लगता है फ्रिक्शन जो है, बिल्कुल सही जवाब दिया, फ्रिक्शन जो है, घर्षण का क्या रिलेशन है यार, किससे? हीट कंडक्शन से। घर्षण से क्या मतलब कि मैम ज्यादा घर्षण होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी? अरे भाई जरूरी थोड़ी है कि हीट सिर्फ घर्षण वाली वस्तुओं में ही प्रोड्यूस होती है। नॉर्मल इसमें अभी क्या ही फ्रिक्शन हो रहा है, ये चीज तो यहाँ पर रखी हुई है, चलो ठीक है। तो फ्रिक्शन उतना बड़ा कंपोनेंट नहीं है रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन सॉलिड। तो यदि हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ हीट कंडक्शन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, तो कहेंगे रेट ऑफ हीट, लिखे हैं बताओ जरा, rate of heat conduction in solid does not depend on friction. It depends on the dimension of material, density of material, electronic configuration and temperature of the material. Clear? फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है।
अगला सवाल कह रहा है ब्लैंक इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेफ्रिजरेशन में यूज किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो आपको भी पता है, पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CFC, क्या बोलते हैं इसको शॉर्टकट, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड। तो इतना इजी सवाल। रेफ्रिजरेशन में हम क्या यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो CFC होता है उसी को हम रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं, क्योंकि ये एक हैलोजनेटेड पैराफिन हाइड्रोकार्बन है दैट कंटेन कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। भाई मैंने क्या लिखा, CFC, C फॉर क्लोरो यानी कि क्लोरीन हुआ, फ्लोरो, क्लोरो फ्लोरो मतलब यहाँ पर फ्लोरीन हुआ, कार्बन का मतलब है मैम कार्बन हुआ, यानी कि तीनों ही कंपोनेंट है। इट डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है मैम? क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन से मिलकर के बना है। तो क्या सवाल का आंसर होने वाला है माय डियर स्टूडेंट? CFC विल बी द करेक्ट आंसर। CFC यूज किया जाता है किसमें? रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में। क्लियर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। ये था आज का डिस्कशन हमारा किसका? NTPC के 10 अप्रैल के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू क्लास।